Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 13th of May 2022, Friday. Motivation of the day is the greater the difficulty, the more the glory in surmounting it. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स 8-year हाई ऑफ 7.8% इन अप्रैल। जब आरबीआई ने रिसेंटली रेपो रेट और सीआरआर रेट इंक्रीज किया था, तो उस समय भी हमने डिस्कस किया था कि एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि अप्रैल के मंथ में जो इन्फ्लेशन है, सीपीआई है, वो 7.8% तक पहुंच चुकी है। ऐसा एंटिसिपेशन किया था एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट ने। और यही एंटिसिपेशन करते हुए आरबीआई ने भी सीआरआर और रेपो रेट को सडनली सरप्राइज मूव के फॉर्म में इंक्रीज कर दिया था, ऑफ साइकिल मीटिंग रख करके। तो अभी रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ का डेटा रिलीज हुआ है, और उसमें जो फूड इन्फ्लेशन रेट और सीपीआई है, वो क्लियरली ये विजिबल करा रही है कि अप्रैल के मंथ में जो रिटेल इन्फ्लेशन रही वो 7.8% की रही। जो सेम ट्रेंड जो एक्चुअल डेटा है उसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। So as per the NSO data, the retail inflation galloped to 95-month high in April at 7.8%. And this data somewhere justified the surprise off cycle rate hike by RBI. तो RBI ने 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ किया था रेपो रेट में, और CRR में भी इंक्रीज़ किया था। तो अब एक्सपर्ट का कहना है कि जो ये सरप्राइज मूव आया था RBI के साइड से, कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हो रहा है एज पर द डेटा रिलीज्ड बाई एनएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग जो फूड इन्फ्लेशन रेट रहा अप्रैल के मंथ में, वो 8.38% तक रहा, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा इंक्रीज इन एडिबल ऑयल एंड वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल और एडिबल ऑयल के प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन तो 8.38% तक पहुंच गई। और जो ओवरऑल सीपीआई रहा, ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन रही, वो 7.8 का मार्क क्रॉस कर गए। पिछले 95 महीनों में, या हम बोलें पिछले 8 सालों में, ये सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ज़्यादा नंबर है सीपीआई का या रिटेल इन्फ्लेशन का। और सेपरेटली अगर बात करी जाए फ्यूल इन्फ्लेशन की, फूड इन्फ्लेशन की या सर्विस सेक्टर इन्फ्लेशन की, हर तरह की जो इन्फ्लेशन के या हर टाइप्स के जो इन्फ्लेशन है, सब में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ दिस इन्फ्लेशन रैली इज रेल्ड बाय फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन 8.38 और फ्यूल इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच चुका है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो जिसका इम्पैक्ट हमें सीधे सीधे सीपीआई में दिख रहा है। क्रूड ऑयल, जो फॉसल फ्यूल ऑयल है, वो भी रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एडिबल ऑयल, इंडोनेशिया और मलेशिया के बैन की वजह से, पाम ऑयल पे जो बैन लगा है उसकी वजह से एडिबल ऑयल के भी जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन एडिबल ऑयल एंड fossil fuel crude oil, the transportation communication prices are also increasing. ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन प्राइसेस को देखें तो वो भी 10.9% की डिजिट से इंक्रीज हो रहे हैं। यही सर्विस सेक्टर में भी जो इन्फ्लेशन है वो 115 महीनों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, 8.03% एज हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज एंड पर्सनल केयर इंस्टा। और जो एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं फ़िलहाल के लिए ये इन्फ्लेशन जो है वो कहीं से भी कम होती हुई नहीं दिख रही। अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस साल हेडलाइन इन्फ्लेशन भी अपने पीक पर रहेगी और 6% से नीचे तो नहीं जाने वाली फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो आगे आने वाले जो मंथ्स हैं उसमें भी जो है सीपीआई एंटिसिपेट किया जा रहा है, फोरकास्ट किया जा रहा है, वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 7.5% तक एंटिसिपेट कर रहे हैं एक्सपर्ट। कहना है उनका कि 7% से तो बिलो इन्फॉर्मेशन या इन्फ्लेशन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं होगी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इंटरनेशनल फैक्टर। तो अगर आपको डिफरेंट टाइप्स की इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, फ्यूल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, इन सब के बारे में जानना है तो डिस्क्राइब्ड सेक्शन में इन्फ्लेशन को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बना है, जहां पर आप जाकर के इन सारी तरह की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है उसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर डिस्कशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अदरवाइज इट विल मेक वीडियो लेंदी।
तो जो रिसेंटली रिलीज डेटा है एनएसओ का, वो कहीं ना कहीं आरबीआई का जो सरप्राइज मूव है उसको जस्टिफाई करा, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे, दे वर एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग द आरबीआई कि इट सरप्राइज मूव, सडन मूव या सडन प्राइस हाइक नहीं करना चाहिए था आरबीआई को, जिससे कि इकोनॉमी में शॉक जाता है। मार्केट जो है वो प्रिपेयर नहीं थी इस हाइक के लिए। तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने आरबीआई या एमपीसी के इस मूव को क्रिटिसाइज किया था। बट नाउ एनएसओ डेटा is actually justifying this move by RBI or MPC. So this is the graph of retail inflation in terms of percentage year on year basis. This blue line indicates the CPI and this black line, a black graph indicates the CPI food, जो कि हम देख सकते हैं 8.38% तक और 7.79% तक पहुंच चुका है। एंड दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन and disruption in global supply chain, increasing commodity prices, all these are leading to the lackluster industrial production. तो industrial production जो है वो भी impacted हो रहा है because of this inflation. तो अगर फैक्ट्री आउटपुट की बात करें तो फैक्ट्री आउटपुट जो मार्च के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 1.9% तक ही रहा, दैट सिग्नलिंग अ वीक डोमेस्टिक डिमांड। तो डिमांड जो है वो भी लो है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी लो है, इसके बावजूद भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो दैट इज़ समवेयर इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं इंडिया स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में या कंडीशन में जाने वाला है। हालांकि स्टैगफ्लेशन को is characterized by number of other situations, number of other conditions, बट यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो मोर और लेस सेम ही सिचुएशन है कि जो डिमांड है वो वीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, फैक्ट्री आउटपुट है, वो डिक्रीज हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस द इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, और अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही तो डेफिनेटली जीडीपी भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। इसके अलावा इंडिया जो इन्फ्लेशन है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें जो इंडिया के इंडाइसेस हैं, शेयर मार्केट हैं, उस पर देखने को मिला। तो पेज नंबर 1 पर ही ये न्यूज़ दी हुई है, इसको भी हम सेम ही कैटेगरी में, सेम ही आर्टिकल में कवर करेंगे। इंडाइसेस स्लाइड्स एज इन्फ्लेशन वोज एफपीआई सेलिंग वे। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एफपीआईज बोलते हैं, एफपीआईज मीन्स ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर जो कि इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो because of this increasing inflation or inflation after release of inflation data or economic data, there is a stock selling by फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, और जिसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट पर थर्सडे को क्लियरली विजिबल हुआ। जो हमारे बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, उन्होंने 5th स्ट्रेट डे में डिक्लाइन रजिस्टर किया। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन in India as well as in USA, foreign investors are basically selling their shares or selling their investment, that leads to the decline into Nifty 50 and Sensex. Sensex में 2.14% का डिक्लाइन देखने को मिला, और यही सेम पैटर्न हमें निफ्टी में भी देखने को मिला विद 2.2% डिक्लाइन। और अगर इस पूरे मंथ की बात करी जाए, इस पूरे मंथ में अगर बेंचमार्क इंडाइसेस के डिक्लाइन को कंसीडर किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 7% का डिक्लाइन देखने को मिला है इस पूरे मंथ में अभी तक, जिसकी वजह से 26 ट्रिलियन जो है इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है वो इरोड आउट हो गई है। एंड रीजंस: इन्फ्लेशन इन इंडिया, Russia-Ukraine crisis, global supply chain disruption, policy correction, policy tightening by US Federal Reserve, all these factors are leading this decline. और स्पेशली अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एफपीआईज आर ऑन एग्जिट मोड, तो वो सेल आउट कर रहे हैं इंडिया में। और अगर यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी करेक्शन, पॉलिसी टाइटनिंग के लिए जा रहा है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे, तो डेफिनेटली वहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इंडिया से सेल करके दे ऑल आर इन्वेस्टिंग इनटू यूएसए, जिसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है हमारी बॉन्ड मार्केट पर भी, हमारे बेंचमार्क इंडाइसेस पर भी। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 6 पर दी हुई है, रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। देख लेते हैं वो न्यूज़ क्या है। बेटर प्लेस देन पीयर्स टू फाइट इन्फ्लेशन, फिनमिन रिपोर्ट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने जो लेटेस्ट मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट
में ये कहा है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक फैक्टर्स, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, जो कि यूरोप में जो वॉर हो रहा है, जो उस रीजन में वॉर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे सप्लाई चेन और कमोडिटी प्राइसेस पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में ये इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। तो हम कहते हैं मोरलेस इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, ऐसा फिनेंस मिनिस्ट्री की मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट में कहा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर रीजंस जो साइट किए गए इन्फ्लेशन को, वो कहा गया कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज या डोमेस्टिक फैक्टर इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी कंट्री इज इन बेटर प्लेस देन मोस्ट ऑफ द पीयर कंट्री। इतनी इन्फ्लेशन के बावजूद भी अगर हम इंडिया को अदर काउंटर पार्ट कंट्री से या पीयर कंट्री से कंपेयर करें, तो इंडिया की जो पोजीशन है, इकोनॉमिक पोजीशन है, वो अदर कंट्री से बेटर है। और ये भी कहा है इस रिपोर्ट में कि आरबीआई इज़ ऑल सेट टू, आरबीआई इज़ ऑल प्रिपेयर्ड टू टैप डाउन द टेम्परेरी इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ टेम्परेरी, जैसे ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सिचुएशन है, ये कम होगी, इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में भी कम हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ द channel of import, elevated global crude and edible oil prices now have a significant impact on India's inflation outlook. But India is all set to focus on economic growth with temporary reduction on inflationary headwinds. इसके अलावा जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बोला कि आरबीआई सडन, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इन्फ्लेशन इतना बढ़ रही है 7.8, 10 और 8.3% का मार्क क्रॉस कर रही है, तो आरबीआई को इमीडिएटली जो प्राइस हाइक पर जाना चाहिए। तो उसको लेकर के जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका ये कहना है कि अगर आरबीआई इमीडिएटली प्राइस हाइक पर जाता है या पॉलिसी करेक्शन या पॉलिसी टाइटनिंग पर जाता है, तो दैट मे स्लो द इकोनॉमिक ग्रोथ। और पोस्ट पैंडेमिक इंडिया का जो फोकस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी है। हालांकि हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बट वी ऑल नो दिस इज़ द टेम्परेरी इन्फ्लेशनरी विंड्स, जो कि अगर इकोनॉमिक सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अगर रिजॉल्व होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लेशन है ये भी कम हो जाएगी, ऐसा रिपोर्ट में एक्नॉलेज किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जिस तरह से गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट के प्लान हैं, दैट विल हेल्प द इंडिया टू post a near 8% GDP growth in real terms. तो रियल जीडीपी ग्रोथ 8% एंटिसिपेट करी गई है मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री की। तो ये सारा एक प्रॉबेबल कह सकते हैं फोरकास्टिंग है इंडिया के बारे में, और ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, आरबीआई एक्शन ले रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इस समय इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। और सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, अदर जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी इन्फ्लेशन जो है इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रुपी हिट्स न्यू लो, कट्स लॉसेस एज आरबीआई इंटरवीन्स। तो रुपी, जो इंडियन रुपी है, उसने अपने वैल्यूएशन में नया लो हिट किया है विथ 77.5 पर डॉलर। तो यूएस डॉलर के स्ट्रेंथ होने के साथ साथ जो इंडियन रुपी है वो और ज़्यादा कमज़ोर हुआ था बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई। तो जो इंडियन रुपी था वो 77.5 पर डॉलर के एक्सचेंज रेट पर पहुंच गया था, क्योंकि जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रेंथन हो रहा था। क्यों स्ट्रेंथन हो रहा था? क्योंकि यूएस में पॉलिसी टाइटनिंग, जो यूएस फेडरल रिजर्व है दैट इज एक्चुअली गोइंग फॉर इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से यूएस में जो है वो इन्वेस्टमेंट, जो एफपीआईज है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रेंथनिंग हो रहा था, उसमें वो मजबूती ले रहा था, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपी में भी देखने को मिला। 77.5 पर डॉलर तक इंडियन रुपी गिर गया बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई। इसके बाद इमीडिएटली आरबीआई ने इंटरवेंशन किया करेंसी मार्केट में, जिसकी वजह से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली इंडियन रुपी में। सो इंडियन रुपी 77.5 से थोड़ा सा इम्प्रूव होकर 77.43 पर डॉलर तक पहुंच गया आफ्टर टचिंग द लो ऑफ 77.63 पर डॉलर। तो फ्रेश इंट्रा डे जो ट्रांजेक्शन थे उसमें इंडियन रुपी 77.63 पर डॉलर तक पहुंच गया था अप्रॉक्सीमेटली। अपने पिछले जो सेशंस थे, जो पिछली क्लोजिंग थी, उससे 0.25% ज़्यादा, और जो एवरेज रहा वो 77.5 रहा। इसके बाद इमीडिएटली आरबीआई ने इंटरवेंशन किया, इंडियन रुपी खरीदे, डॉलर भेजा, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली, एंड रुपी एंडेड द डे एट 77.4
पर डॉलर। तो यूएस में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से इंडिया में एफपीआई में सेलिंग देखने को मिल रही थी। रुपी केम अंडर प्रेशर एज द इन्वेस्टर्स पुल आउट फ्रॉम द रिस्कियर असेट्स following the global uncertainty and that caused by prolonged रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि अभी कहीं भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा। तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और पोस्ट पैंडेमिक जो सिचुएशन है उसकी वजह से इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमी वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। और सिर्फ इंडिया के केस में करेंसी डेप्रिसिएशन या इन्फ्लेशन या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखने को नहीं मिला। ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो ट्रेंड है ये हर इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही है। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें करेंसी डेप्रिसिएशन को, तो करेंसी पिछले साल जो इंडियन रुपी था वो 4% तक डेप्रिशिएट किया था। हालांकि इस साल अभी तक जो डेटा है वो इंडिकेट कर रहा है कि 2.1% तक का डेप्रिसिएशन हुआ है, हो चुका है अभी तक इंडियन रुपये के केस में। हालांकि इस साल सेंट्रल बैंक जो है उसके इंटरवेंशंस भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से ये नंबर थोड़ा सा कम दिख रहा है। सेंट्रल बैंक ने आरबीआई ने 2 से 3 बार इंटरवेंशन किए हैं करेंसी मार्केट में इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इंडियन रुपी। इंटरवेंशन जब हम बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करता है या डिवैल्यूएट करता है, उसकी वैल्यू गिरती है या रुपी कमज़ोर होता है, तो उसका मतलब सीधा होता है कि सप्लाई ज़्यादा है। रियल लाइफ सिचुएशन, अगर आप ज़्यादा अवेलेबल हैं तो आपकी वैल्यू कम है। तो अगर इंडियन करेंसी इंडियन रुपी भी ज़्यादा अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू कम है। तो क्या करता है आरबीआई, जो एक्सेस इंडियन रुपी है, जो एक्सेस लिक्विडिटी है, उसको वापस शक आउट कर लेता है। कैसे करता है, डॉलर बेचे, डॉलर की सप्लाई बढ़ी और इंडियन रुपी वापस खरीद लिए आरबीआई ने, जिसकी वजह से रुपी की जो सप्लाई है इंडियन रुपी की वो गिरती है। और अगर सप्लाई गिरी, अवेलेबिलिटी गिरी, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से इंटरवेंशन करती है आरबीआई इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इंडियन रुपी वैल्यूएशन। तो इस साल अभी तक आरबीआई 2 से 3 बार करेंसी मार्केट में जो है वो इंटरवेंशन कर चुकी है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन। और ऐसा नहीं कि अगर आरबीआई जब चाहे तब इंटरवेंशन कर ले, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें आरबीआई या सेंट्रल बैंक के रिजर्व पर देखने को मिलता है। तो स्पॉट फ्यूचर और ऑफशोर सेलिंग की तरह के जैसे इंटरवेंशंस आरबीआई करती रही है करेंसी मार्केट में, और उसका इम्पैक्ट हमें आरबीआई के रिजर्व्स में क्लियरली देखने को मिला। जो सेंट्रल बैंक का जो रिजर्व है, जो हमारा या हम बोलें जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारा, वो अप्रॉक्सीमेटली $45 बिलियन तक गिर चुका है सिंस September 2021. So because of these intervention by RBI, the foreign exchange reserve fell by $45 billion. तो बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन भी नहीं, क्योंकि ये डॉलर अगर बेच रही है आरबीआई, तो आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से वो करेंसी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो रिजर्व है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का वो भी गिर रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन आरबीआई नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ करना ही होता है आरबीआई को। एंड दिस इज़ द ट्राजेक्ट्री ऑफ रुपी डॉलर स्पॉट, एंड दिस इज़ द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि कंटिन्यूसली हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक इम्पैक्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल सिनेरियो। जो करंट ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, जिसमें इंडियन रुपी जो है वो वीक होता जा रहा है। तो आरबीआई इंटरवेंशन कर रही है। अगर आरबीआई इंटरवेंशन करे तो डॉलर बेच रही है, डॉलर बेच रही है तो कहाँ से निकालेगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकालेगी, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्लाइन हो रहा है। एंड दिस इज द इंडियन रुपी एंड डॉलर स्पॉट इन इन्वर्टेड स्केल। कंटिन्यूसली जो इंडियन रुपी है वो पिछले कुछ टाइम से फॉल कर रहा है। और इसी को देखते हुए क्रिसिल ने भी कहा है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आरबीआई इज़ ऑल सेट टू हाइक द रेपो बाई 100 BPS। तो इस न्यूज़ को भी हम इसी सेक्शन में कवर करेंगे। क्रिसिल, इन्फ्लेशन गेटिंग ब्रॉड बेस्ड, आरबीआई सेट टू हाइक रेपो बाई 100 BPS। सो विद हेडलाइन इन्फ्लेशन एसिलरेटिंग एट 8-year हाई 7.79% तक पहुंच चुकी है अप्रैल के मंथ में, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 7.8% का मार्क क्रॉस कर दिया है हेडलाइन इन्फ्लेशन या सीपीआई ने
अप्रैल के मंथ में। और उसको देखते हुए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल का ये कहना है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन का जो बेस है वो ब्रॉड हो रहा है, तो आरबीआई इज़ लाइकली टू रिस्पॉन्स। अब आरबीआई बहुत ज़्यादा स्टे अवे नहीं कर सकती इस इन्फ्लेशन से कि हम ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन हमारा टारगेट नहीं है। नाउ आरबीआई हैज़ टू टेक एक्शन। और क्रिसिल के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई कम से कम मिनिमम 1% तक का प्राइस या रेट हाइक कर सकती है। 1% मतलब 100 BPS, 100 BPS जो पॉइंट है उस तक का रेट हाइक हो सकता है इन फाइनेंशियल ईयर 23। The research wing of entity said it now expected the average consumer price inflation for financial year to come at 6.3%। तो एवरेज इन्फ्लेशन जो एवरेज CPI क्रिसिल एंटिसिपेट कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए वो 6.3, यानी आरबीआई की जो अपर लिमिट है उससे ज़्यादा। और ये जो अपर लिमिट को ब्रीच करने का जो एंटिसिपेशन है इसको देखते हुए क्रिसिल ने क्लियर बोला है कि आरबीआई के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है जस्ट टू गो फॉर रेट हाइक्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गेल टू सबमिट न्यू इनविट प्रपोजल टू मोनेटाइज ₹5,000 करोड़ असेट। तो बेसिकली जो गेल है, गेल का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। गेल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। गेल 5,000 करोड़ का फंड रेज करने के लिए इनविट लॉन्च करने जा रहा है। सो आफ्टर हाईवेज एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर द नेक्स्ट सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ओन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट माइट बी मोनेटाइज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रूट कुड बी द गैस पाइपलाइन। तो गेल जो है वो प्रपोजल सबमिट कर रहा है 5,000 करोड़ के असेट्स को मोनेटाइज करने के लिए एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड। इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा सिर्फ इतना ही पर्पस था कि हम यहाँ इनविट के बारे में डिस्कस करें। इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रूट, इनविट ये एक्चुअली कैसे ऑपरेट करता है, क्या होता है। तो गेल ने अभी फ़िलहाल के लिए इनविट के लिए प्रपोज़ल जो है वो सबमिट किया और उस प्रपोज़ल के तहत GAIL is all set to monetize the Dabhol Bangalore and Dahej Dabhol pipeline for मोनेटाइजेशन। तो ये दो पाइपलाइन को मोनेटाइज करने जा रहा है, या हम बोल सकते हैं इन असेट्स को मोनेटाइज करने जा रहा है 5,000 करोड़ के लिए अंडर द 6 ट्रिलियन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसको हम NMP बोलते हैं। और ये पिछले साल से गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो कि 6 ट्रिलियन का टारगेट जिसके लिए रखा गया है, उसके तहत गेल जो है 5,000 करोड़ का जो उसके असेट्स हैं उनको मोनेटाइज करना चाहता है। और इसके लिए गेल ने प्रपोजल सबमिट किया है। और गवर्नमेंट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी, जिसको हम PPPAC भी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी को बोला है कि आप गेल के इस प्रपोजल को रिफाइन करें, रिकंसीडर करें, एज गेल वांटेड टू कीप ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स इन क्वेश्चन। तो जो दो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जिसको मोनेटाइज करना चाह रहा है गेल, तो मोनेटाइजेशन तो गेल चाह रहा है बट कंट्रोलिंग जो है वो गेल नहीं देना चाह रहा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो प्रपोजल सबमिट किया है गेल ने उसको रिकंसीडर, रिफाइन किया जाए बाय PPPAC। तो गेल हैज सबमिटेड अ फ्रेश प्रपोजल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फीडबैक इन द PPAC इन मीटिंग अगस्त 2021। सो फाइनली गेल ने दोबारा से प्रपोजल सेंड किया है फॉर इनविट एंड द नेक्स्ट प्रपोजल कुड बी taken up by PPPAC। तो ये जो प्रोजेक्ट रिकंसीडर करने के लिए फिर से PPPAC के पास जाएगा और PPPAC देखेगी कि अगर इसमें फिर से कोई कमियां हैं तो उसको फिर से रिवीजन के लिए भेजा जाएगा। नाउ दिस इज द ऑल न्यूज़। क्वेश्चन इज व्हाट इज इनविट। इनविट क्या होता है और ये कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये इनविट या अदर तरीके के ट्रस्ट बना करके किसी भी असेट को मोनेटाइज किया जाता है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि ये जो इनविट है, ये इनविट इज एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, बोल सकते हैं कि रूट होता है जिसके तहत बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं ये फंड रेज करती हैं किसी भी असेट को मोनेटाइज करके। तो इसको इनविट को वैसे ही बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इट्स सिंपली अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में हम क्या करते हैं, कुछ लोग मिल करके फंड को पूल करते हैं किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट के लिए, वाइल म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट द सम रिसीव्ड इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। जबकि जो इनविट है, एन इनविट इन्वेस्ट the same in real infrastructure assets like road, power plants, transmission line, pipeline, gas pipeline.
So mutual fund is for financial asset, InvIT is for infrastructural assets. So how it operates? It is a business trust. It's like a business trust and registered with the market regulator. Registration होता है proper, and that own, operates and manage operational infrastructure assets. The long-term revenue generating infrastructure assets are pooled into these types of InvITs. In turn, they generate the cash flow which are then distributed to the unit holders periodically. तो कोई भी asset जो कि monetize किया गया है InvIT के थ्रू, अगर वो जितना भी रिवेन्यू जनरेट करता है वो रिवेन्यू यूनिट होल्डर्स में अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। गेल का क्या कहता? गेल ने कहा था कि हम एक स्पेशल पर्पस बनाएंगे जिसके तहत हम अपने 2 गैस पाइपलाइन को मोनेटाइज करेंगे, and it says the asset will be handed back to GAIL after the completion of the economic life of the projects. तो गेल का कहना था कि जब हमारा जो 20 साल 30 साल जब तक के लिए हम चाहें, जो टाइमलाइन गेल ने सेट किया होगा तब तक के लिए हम जो है वो SPV के थ्रू इन 2 गैस पाइपलाइन को एसेट्स को सेल कर देंगे, मोनेटाइज कर देंगे। लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 20 और 30 और वट एवर हैज़ बिन डिसाइड, वट एवर विल बी डिसाइडेड, इसके बाद गेल को वो 2 जो गैस पाइपलाइन है वो हैंड बैक कर देनी या हैंड ओवर कर देनी पड़ेगी गेल को। ये गेल का पहला प्रपोजल था। इसको लेकर के PPPAC ने कुछ ऑब्जेक्शन किए थे, जिसके बाद गेल ने रिवाइज्ड प्रपोजल सेंड किया है। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो गेल है वो ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं देना चाहता है इन दोनों गैस पाइपलाइंस का, बट इनको मोनेटाइज करके जो रिवेन्यू है वो अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो रिवेन्यू यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम द गेल विल बी टेकिंग ओवर दिस पाइपलाइंस बैक। तो इनविट के लिए अप्लाई किया है गेल ने। हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज इनविट। इट्स लाइक अ ट्रस्ट जहाँ पर कुछ लोग मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को मोनेटाइज करते हैं, और उस असेट से जब तक कि रिवेन्यू जनरेट होता है, थोड़े टाइम जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो रिवेन्यू जनरेटिंग हो जाता है। जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो यूनिट होल्डर्स में, जिन्होंने पूलिंग करी होती है फंड की, उनमें अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट्स वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो गेल ने इसी के लिए अप्लाई किया था। लेट्स सी गवर्नमेंट क्या अप्रूवल देती है, क्या इसको लेकर के आगे एग्जीक्यूशन होता है, PPPAC का क्या रिकमेंडेशन रहती है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। फोर्ड वोंट मेक EVs इन इंडिया, ऑप्ट आउट ऑफ PLI। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के न्यूज़ आई थी कि जब फोर्ड ने PLI के तहत एप्लीकेशन दिया था इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए, बट नाउ अमेरिकन ऑटोमेकर फोर्ड on Thursday said it had withdrawn plan to manufacture electric vehicle in India, and it won't invest in country under the performance linked incentive scheme या production linked incentive scheme we call it PLI। तो PLI के तहत जो फोर्ड ने जो एप्लीकेशन दिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए इंडिया में, उस पर्टिकुलर प्लान से फोर्ड ने बैकआउट कर लिया, और उसके लिए गवर्नमेंट को थैंक्स भी बोला कि गवर्नमेंट ने उनके प्लान को कंसीडर किया। फॉर्मल एक थैंक्स लेटर इशू किया है फोर्ड ने, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को ग्रेट के लिए थैंकफुल भी कि गवर्नमेंट ने उनके प्रपोजल को अप्रूव किया अंडर द PLI स्कीम। गवर्नमेंट सपोर्टिव रही थ्रू आउट देयर जर्नी, बट नाउ फोर्ड हैज़ डिसाइडेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग EVs। और ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि फोर्ड जैसी कंपनी और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि आगे आने वाला सेगमेंट, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, जिससे कि इंडिया की क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी कम हो, जो एमिशन कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है PLI से। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए कि एक बड़ी कंपनी ने इस पर्टिकुलर PLI स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया है। इसके अलावा जो प्लांट ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है फोर्ड का, उसको लेकर के भी अब क्वेश्चन मार्क होने लगा। कहीं ऐसा नहीं कि फोर्ड इंडिया से टोटली एग्जिट कर रहा था। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं चेन्नई प्लांट में, उनके फ्यूचर को लेकर के भी क्वेश्चन मार्क है। हालांकि ऑल दीज आर द एंटिसिपेशन, बट फिलहाल के लिए फोर्ड ने PLI स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Byju's looks to raise over $1 billion to fund EdTech company deal. So Byju's, that is India's most valuable startup, is in talk with the lenders for what? For raising approximately $1 billion in acquisition financing
as online education providers looks to expand its business rapidly। तो अब बायजूस जो है वो $1 बिलियन का फंड रेज करने के लिए बहुत सारे जो लेंडर्स हैं उनसे डिस्कशन में है। तो बैंगलोर बेस्ड मार्केट लीडर इज इन टॉक विद बैंक्स इंक्लूडिंग द मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन एंड नंबर ऑफ अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जस्ट टू एक्वायर अनदर एडटेक कंपनी। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये फंड रेज कर रहा है बायजूस, ये एक एडटेक कंपनी है, उसके एक्विजिशन के लिए ये फंड रेजिंग हो रही है, जिससे कि बायजूस का जो बिजनेस है वो और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। लेट्स सी ये डिस्कशन आगे कैसे मूव ऑन करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया लंका टू डिस्कस रीकॉस्ट ऑफ $1.3 बिलियन क्रेडिट लाइन। जिस तरीके से श्रीलंका में इस समय डोलरम की सिचुएशन बनी हुई है, इंडिया पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका को हेल्प किया जाए, और इसी लाइन में इंडिया और श्रीलंका फिर से नेगोशिएट कर रहे हैं फॉर व्हाट, फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द लाइन ऑफ क्रेडिट अबाउट $1.3 बिलियन। तो इंडिया ने जो $1.3 बिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया था श्रीलंका को, उस लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फिर से नेगोशिएशन हो रहा है। इंडिया और श्रीलंका जो है वो इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्रेडिट को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। दिस लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जिम बैंक, टू आइलैंड नेशन इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एग्जिम बैंक ने ये लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया था क्योंकि श्रीलंका में अब इस समय इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि श्रीलंका अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बिल को कवर कर पाए। तो उसकी वजह से एग्जिम बैंक जो इंडिया में ऑपरेट करता है, उसने $1.3 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे बैक किया था। बट नाउ श्रीलंका एंड इंडिया इज एक्चुअली negotiating the terms and conditions for this line of credit. The repayment has been done till the end of March. Restructuring is likely to involve differing the repayment of the principal set. तो बहुत सारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे श्रीलंका जो है वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो इसीलिए डेफिनेटली इंडिया का भी जो लाइन ऑफ क्रेडिट था उस पर भी श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो रहा है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट को लेकर के। एंड दैट इज़ वाई ओनली दिस एग्जिम बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्रीलंका आर एक्चुअली नेगोशिएटिंग फॉर रीस्ट्रक्चर रिकास्टिंग ऑफ दिस लोन, ताकि श्रीलंका को थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। श्रीलंका की स्टेबिलिटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इंडिया पूरी ताकत से काम कर रहा है कि श्रीलंका में किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी ना आए या चाइना का इन्फ्लुएंस इस समय श्रीलंका पर ना हो, जो कि इंडिया के लिए फ्यूचर में नुकसानदायक सिचुएशन हो सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CBDT lays out norms for manual scrutiny of ITR. So income tax authorities will manually select those tax returns from complete scrutiny where the reassessment notice have been issued pursuant to such or survey action carried out on and after April 1, 2021। तो जो भी ऐसे इंडिविजुअल्स एंटिटीज़ थी जिनको रीअसेसमेंट का नोटिस सेंड किया गया था, उनके इनकम टैक्स रिटर्न ITR को जो CBDT है, हम बोल सकते हैं टैक्स अथॉरिटीज़ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मैनुअली सर्च करेगा, मैनुअली सर्वे करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एनी लूप होल। सो फॉर प्रीसीडिंग ईयर्स इन विच रीअसेसमेंट नोटिसेस हैव बीन इशूड, the matter may not be manually selected for scrutiny and will instead be taken up by faceless authority। but अब जो faceless transaction, faceless assessment होता था, उसके थ्रू ये assessment किया गया था, notice सर्व किया गया था। but now income tax department lays down the rule for manual scrutiny of these ITRs। तो जो मैनुअल सिलेक्शन है डेफिनेटली वो कंप्यूटर एडेड सिलेक्शन से डिफरेंट होगा। कंप्यूटर एडेड में कुछ सैंपल जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और उनकी लिमिटेड स्क्रूटनी करी जाती है, बट मैनुअल सिलेक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स दैट आर सेट बाय एपेक्स टैक्स बॉडी। और ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार CBDT कर रहे हैं, हर साल अप्रॉक्सीमेटली हर साल मैनुअल सिलेक्शन के लिए पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं और इसके बाद जो भी ITRs आते हैं उनका माइन्यूटली सब स्क्रूटनी होती है, छोटी छोटी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो फिलहाल के लिए जो पैरामीटर्स हैं, जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनलाइज कर ली। आप क्या पैरामीटर्स हैं, क्या गाइडलाइंस है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम एनी टैक्स बैकग्राउंड। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.